हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो सेशन क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में और रेसिस्टेंस के बारे में। इस वीडियो को आगे देखने के लिए जरूरी है कि सभी स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर, इन सभी टर्म्स के मतलब पता हो, इनके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो। तो अगर कंसेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है इन टॉपिक्स के, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इनको रिवाइज कर लें, देन इस वीडियो को आगे देखना शुरू करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्जेस कहलाता है। मतलब जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उस कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस होते हैं वो फ्लो करना शुरू करते हैं। इसी फ्लो ऑफ चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं, जिसको कैपिटल आई या स्मॉल आई से इंडिकेट किया जाता है। अब है कि इस इलेक्ट्रिक करंट का किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कंडक्टर में वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो उसके लिए सिंपल मैथमेटिकल तरीका होता है कि हम पहले देख लेते हैं कि कितना चार्ज उस प्लेस से पास हुआ, साथ ही साथ हमको ये देखना होता है कि कितना टाइम लगा उस चार्ज को पास होने में। तो यही चार्ज और टाइम का जो रेशियो होता है ये हमको देता है उस इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू, मैग्नीट्यूड उस पर्टिकुलर प्लेस पर। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है उस फॉर्मूले से ही हमको पता चल जाएगी, ये होती है कूलम्ब पर सेकेंड। इसी को हम लिख सकते हैं कूलम्ब सेकेंड इनवर्स, और यही कहलाता है एम्पियर, जिसको कि सिर्फ कैपिटल ए से इंडिकेट किया जाता है। अब इसमें एक छोटा सा सवाल बनता है कि 1 एम्पियर की करंट कब कही जाएगी। तो उसका जवाब भी इस फॉर्मूले में ही छुपा हुआ है कि जब 1 कूलम्ब का चार्ज किसी प्लेस से 1 सेकेंड में पास कर जाए, तब जो उसके कारण करंट कहलाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड 1 एम्पियर की कहलाएगी। ठीक। अब वायर के अंदर करंट के फ्लो करने का डायरेक्शन भी हम मान के चलते हैं। तो बाय कन्वेंशन कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स या निगेटिव चार्जेस के फ्लो के उल्टे डायरेक्शन में माना जाता है, और पॉजिटिव चार्जेस अगर फ्लो हो रहे हों तो उनके कारण जो करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी वो उन्हीं के फ्लो होने के डायरेक्शन में मानी जाएगी। तो यहां पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस के कारण फ्लो करता है, लेकिन जब हम स्पेशली कंडक्टर्स की बात करते हैं तब यहां पे जो करंट का फ्लो होता है वो निगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है। जब पॉजिटिव चार्जेस के कारण भी करंट फ्लो होने की बात होती है तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स में होता है, जिनको कि हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, जो कि 10th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन 12th के सिलेबस में उसके सेकंड पार्ट में डिटेल से एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। तो सेमीकंडक्टर को स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक। अभी हम सिर्फ कंडक्टर के बारे में बात करेंगे और कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की बात करेंगे। तो कंडक्टर में करंट किसके कारण फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, या कहें निगेटिव चार्जेस के फ्लो के कारण। और उसकी डायरेक्शन कंडक्टर के अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे,
इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्जेस के फ्लो के डायरेक्शन के उल्टा, मतलब अपोजिट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो देखा गया कि किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर जो करंट फ्लो करती है वो करंट उस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये जो नियम कहलाया इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। और इस प्रोसेस के दौरान हमको ध्यान क्या रखना है कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। ठीक, तो जब हम इस रिलेशन में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल टू का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे 1/r अपीयर हो जाता है। यहां से हम इस r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v यहां आ जाएगा, i नीचे आ जाएगा और ये r ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा v/i। इस कांस्टेंट को हम उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहते हैं जिसकी यूनिट होती है ओम, जिसको सिंबॉलिकली हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसी में एक और चीज हम देख लेते हैं कि I क्या है, V/R हो गया, I इक्वल्स टू V/R है ना। तो अगर हम V को फिक्स रखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं रिलेशन को, I प्रोपोर्शनल टू 1/R। मतलब जैसे जैसे रेसिस्टेंस हम गिवन वोल्टेज पे बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो ये हो गई ओम्स लॉ की बात। अब हम बात करते हैं इस रेसिस्टेंस के बारे में। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें कि रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का क्या होता है, तो रेसिस्टेंस सिंपली उस कंडक्टर का, उस वायर का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण जब उस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो जो चार्जेस फ्लो होते हैं उनको इजीली फ्लो होने में कंडक्टर से कठिनाई महसूस हो, उनको प्रोटेस्ट फील हो कंडक्टर के एटम्स से। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसके कारण वो चार्जेस फ्रीली फ्लो नहीं कर पाते हैं कंडक्टर के अंदर, कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए कंडक्टर के क्रॉस, उसी को हम नाम दे देते हैं रेसिस्टेंस का। ठीक, तो अब है कि रेसिस्टेंस कुछ चीजों पे, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किन किन फैक्टर्स पे, तो देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है जिसपे रेसिस्टेंस की डिपेंडेंसी है वो है वर्किंग टेम्परेचर, कि हम कितने डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहे हैं। मतलब उस वायर का इस्तेमाल या पावर सोर्स जो भी है, या ओवरऑल हम बात करें तो पर्टिकुलर सर्किट की बात करें, वो कितने डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट कराना है। ठीक, तो वर्किंग टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। दूसरी बात, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, तो कॉपर भी यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम भी यूज किया जाता है। तो वो सभी अलग अलग मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिनका अपना अपना नेचर होगा, तो उसके कारण उनका रेसिस्टेंस भी अलग अलग होगा उनसे बने हुए वायर्स का। ठीक, तीसरी बात, लेंथ ऑफ कंडक्टर।
तो देखा जाता है कि जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ाई जाती है वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, और जैसे जैसे लेंथ ऑफ कंडक्टर कम होगा तो रेसिस्टेंस भी घटता है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। और चौथी चीज जिस पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? तो ये कंडक्टिंग वायर है, इसको ऐसे पकड़ा और लेंथ के परपेंडिकुलरली हम इसको कट कर दें, तो साइड से देखने पर जो हमको एरिया दिखाई देता है दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो वायर तो चूंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो ऑब्वियसली जब लेंथ के परपेंडिकुलरली हम उसको कट करेंगे तो हमको इधर से शेप दिखने में कैसा होगा? सर्कुलर, है ना। तो देखा जाता है कि जब तार की मोटाई बढ़ाई जाए, मतलब मोटा तार यूज करें, तब रेसिस्टेंस उसका कम होता है। लेकिन अगर तार पतला कर दें, मतलब तार की का क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाएं, तो रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक, तो अब हम यहां पे इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं। कैसे? तो R प्रोपोर्शनल टू L है और 1/A है, तो दोनों मर्ज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? L by A। यहां पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी का, जिसको हम कहते हैं रो। और ये रो कहलाता क्या है? ये रो कहलाता है रेसिस्टिविटी, जो कि दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला वर्किंग टेम्परेचर और दूसरा मटेरियल ऑफ वायर। बाकी इसको लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई मतलब नहीं। मींस जब तक कि हम वायर का मटेरियल ही ना चेंज कर दें या वर्किंग टेम्परेचर चेंज नहीं कर दें, तब तक रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम रहेगी। ठीक, तो रो आ गया और L/A तो यहां था ही, है ना। तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है। अब यहीं से रो की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो R इंटू A डिवाइडेड बाई लेंथ। इसी फॉर्मूले से अब हम इसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो R रेसिस्टेंस का हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ हो गया मीटर। तो 1 मीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ ओम मीटर बचेगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, अब एक दो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो देख लेते हैं फटाफट कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस मतलब 1/R जो होता है वो कंडक्टेंस कहलाता है, जिसको कि कैपिटल G से इंडिकेट करते हैं। और इस रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी, जिसको कि सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। ये सिग्मा हुआ। ठीक, अब जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं उनके लिए ओम्स लॉ को मॉडिफाई करके यहां दिखा दे रहा हूं। वो बोर्ड्स के लिए उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो क्लास 12 के बच्चे ध्यान देंगे इस वीडियो में अब आगे कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वोल्टेज बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ वायर भी हम ले सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट होता है एक, है ना। और ऐसे भी एक फॉर्मूला होता है कि चूंकि E इज इक्वल टू KQ/R स्क्वायर होता है, जिसको कि हम KQ/R इंटू 1/R भी लिख सकते हैं। तो KQ/R जो होता है वो सिंपली V होता है, वोल्टेज होता है, और 1/R तो है ही, तो ये सिंपली V/R लिख देंगे। मतलब E इज इक्वल टू
V बाई आर, है ना। तो R जो हो जाता है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जगह हम यहाँ पे लेंथ टर्म यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां पे आते हैं, 12th के बच्चे ध्यान देंगे। R इज इक्वल टू V बाई आई हुआ। R की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली लिख सकते हैं यहां पे, तो हो जाएगा रो L बाई ए। तो लिख देते हैं रो L बाई ए इक्वल्स टू V बाई आई तो है ही, है ना। अब देखते हैं, L को इधर ले आए नीचे, I को ले आते हैं ऊपर, है ना। तो क्या हो जाएगा, रो I आ गया ऊपर, यहां A है नीचे, इस लेंथ को नीचे ले गए हैं इस तरफ, तो इधर था ऊपर में V और बटा में ये लेंथ, है ना। तो रो करंट पर यूनिट एरिया जो होता है, करंट पर यूनिट एरिया, ये कहलाता है करंट डेंसिटी, जिसको कि हम J से इंडिकेट करते हैं। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, J से रिप्लेस हो जाएगा, I बाई ए। V बाई एल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, E से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। अब क्या है, सिर्फ J को यहां रखते हैं और रो को इधर भेज देते हैं, तो रो इधर आके हो जाएगा 1 बाई रो। तो 1 बाई रो जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है, मीन्स सिग्मा। तो हो गया ये सिग्मा इंटू ई, हमको क्या मिल गया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, साथ ही साथ करंट डेंसिटी भी वेक्टर टर्म कंसीडर की जाती है, जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट के फ्लो होने की होती है। तो इन वेक्टर फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज J वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। तो ये ओम्स लॉ का एक और फॉर्म होता है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। ठीक, तो सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पे एक नजर डाल के एक बार क्विक रिवीजन कर लें, और अगर कहीं कोई डाउट लग रहा है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं नंबर रिपीट कर दे रहा हूं, 9179979001। तो स्टूडेंट्स अब इसको आप बुक से, बुक की लैंग्वेज में पढ़ें, और जो भी फॉर्मूलाज यहां पे निकल के आए हैं, जैसे सबसे पहले ये वाला, यहां पे एक और चीज यूज हो सकती है कि Q होता है NE, ये 12th के बच्चे पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू NE। तो I की वैल्यू रिप्लेस हो सकती है NE बाई T से भी। ठीक, एक फॉर्मूला ओम्स लॉ से हो गया, है ना। उसके बाद एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का ये वाला हो गया, उसके बाद रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला हो गया, फिर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे हम लोग, है ना। फिर करंट डेंसिटी को ध्यान में रखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ इस कैलकुलेशन को भी ध्यान रखेंगे, ताकि कभी भूले नहीं ये वाला रिलेशन। भूल भी जाएं तो इस तरह से मॉडिफाई करके निकाल सकें। ठीक है, और फिर इस एक्सप्रेशन में ये वाली वैल्यू पुट करके हम ओम्स लॉ को मॉडिफाई कर लेते हैं इस फॉर्म में। ठीक, तो ये सभी फॉर्मूलेज जो हैं वो हमको ध्यान रखना है, और फिर रेफरेंस बुक जो भी हो पास में, उससे इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना है। ठीक, एक मैं एक्स्ट्रा हिंट कर दे रहा हूं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायर है L लेंथ का, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और इस समय अगर रेसिस्टेंस है R1, तो क्या हो अगर हम लेंथ 2 गुना कर दें
तो रेसिस्टेंस जो है वो कितना होगा अब नए वाले वायर का। तो ऐसे केस में हम लोग वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज करते हैं पहले। तो देखिए वॉल्यूम क्या होगा, वायर चूंकि सिलिंड्रिकल होता है ना, तो वायर का वॉल्यूम क्या होगा, जो सिलेंडर का होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया, मतलब जो सर्कल होता है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, सिर्फ ए से, है ना, ये वाला एरिया। और एच की जगह हम लेंथ यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको क्या मिल जाएगा, ए इंटू एल मिल जाएगा। तो हमको ध्यान ये रखना है कि भले ही लेंथ जो है स्ट्रेच करके डबल कर दे रहे हैं, वॉल्यूम में थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। मतलब पहले वाला वॉल्यूम इक्वल होगा दूसरे वाले वॉल्यूम के, है ना, A1 L1 इक्वल टू A2 L2। तो यहां से हम A1 बाई A2 का रिलेशन निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, L2 बाई L1। L2 यहां है, L1 नीचे आ जाएगा। इसी रिलेशन को हम यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो होप कि सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। तो जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि अब इसको बुक से एक बार सेल्फ स्टडी करें, अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं और जो भी फॉर्मूलेज यहाँ पढ़े उनके बेसिस पे पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें। और कोई भी दिक्कत आती है तो बेहिचक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे कांटेक्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।